Okay, so let us start with the first topic of the pharmacology and that is nothing but general pharmacology. अब general pharmacology की बात करते ही देखो यहाँ पे जो first question जो यहाँ पे आ रहा है ना, so let me use the pen here. Okay, so the first question that they are giving here is the dose response curve. ठीक है, so dose response curve में जाने से पहले I think it's better to talk about some basic terms in this general pharmacology session क्योंकि वो general चीजें भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है. So let us start with द नेक्स्ट दैट इज बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी. सो अभी इस पे आएंगे बट यहाँ पे मैं साइड में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ. देखो फार्माकोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स दो चीज़ें होती है ना. फार्माकोलॉजी में जो जनरली जनरल फार्माकोलॉजी में हमको दो चीज़ें पढ़नी होंगी. एक हमको क्या पढ़ना होता है यहाँ पे डायनामिक्स दैट इज फार्माकोडायनामिक्स है ना, और एक होता है जनरली फार्माको काइनेटिक्स. इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस जस्ट सिंपल बात कर रहा हूँ है ना, ताकि थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए. फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स दो चीज़ें होंगी यहाँ पे. डायनेमिक की मतलब और काइनेटिक्स, बस ये दो मीनिंग समझाऊंगा, उसके बाद आगे जाएंगे. सो जनरली डायनेमिक्स जनरली मीन्स व्हाट, द ड्रग डज ऑन बॉडी, ड्रग डज ऑन बॉडी. एकदम सिंपल भाषा में अगर हम बुझे तो फार्माकोडायनेमिक्स, डी फॉर डायनेमिक्स एंड डी फॉर ड्रग, व्हाट द ड्रग इज डूइंग ऑन आवर बॉडी. जब बॉडी में ड्रग जाएगा तो जनरली वो ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करेगा. और एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स. तो फार्माकोकाइनेटिक्स में जनरली क्या होगा, द बॉडी डज टू ड्रग्स, क्या बॉडी डज टू ड्रग. ठीक है, अभी देखो अगर जा रहा है शरीर में है ना, so that is nothing but drug does on body. अब body में जाएगा and drug will have certain effects on the body, that everything will be studied under pharmacodynamics. And now the body भी चुप तो नहीं बैठेगा, body will also not sit silently, it will also do something to the general drug, so that is nothing but that is pharmacokinetics. अभी मैं इसमें थोड़ा सा अब चलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स की तरफ. ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स देखो फार्माकोडायनेमिक्स क्या कहता है जनरली. फार्माकोडायनेमिक्स इज द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन बॉडी, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग. और यहीं से कोई भी ड्रग आप जनरली पढ़ो तो वहां पे आपको क्या होगा, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग. सो जनरली दिस इज फार्माकोडायनेमिक्स. अब इसमें अगर रिसेप्टर्स की बात में करो, फार्माकोडायनेमिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, जनरली रिसेप्टर्स के बारे में बात होती है. सो ऑल रिसेप्टर्स हैव जनरली टू प्रॉपर्टीज. जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में दे हैव टू प्रॉपर्टीज, दैट इज एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी. ठीक है, एफिनिटी का मतलब क्या, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइंड विथ जनरली रिसेप्टर, एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर. रिसेप्टर बॉडी में उससे जनरली ड्रग जो कंबाइन कर सकता है, दैट इज नथिंग बट एफिनिटी. इंट्रिंसिक एक्टिविटी जनरली क्या है, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एक्टिवेट द रिसेप्टर. अब उसके साथ सिर्फ कंबाइन करके तो नहीं होगा, उसको एक्टिवेट भी करना होगा, दैट इज नथिंग बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी. अभी देखो बेस्ड ऑन द इंट्रिंसिक एक्टिविटी के आधार पर जनरली हम इसको ड्रग्स को डिफरेंट टाइप्स में बांट सकते हैं. एक होता है एगोनिस्ट यानी कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी जिसका +1 होगा, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या था जनरली, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एक्टिवेट द रिसेप्टर है ना. सो इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इट मैक्सिमली. ऐसा ड्रग जो जनरली क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, मैक्सिमल एक्टिवेशन विल बी डन आफ्टर द बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, सिमिलर टू दैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल. जैसे शरीर में जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो जब रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो कंप्लीट अपना पूरा एक्शन दिखाते हैं ना, वैसे ही ऐसा ड्रग जो जनरली इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इट मैक्सिमली, सिमिलर टू दैट ऑफ फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल. दिस इज नथिंग बट एगोनिस्ट. नेक्स्ट इज पार्शियल एगोनिस्ट. पार्शियल एगोनिस्ट मतलब इसका जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगा दैट विल बी फ्रॉम 0 to 1, बाइंड्स विथ रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इट सब मैक्सिमली. जो मैक्सिमली करेगा दैट इज नथिंग बट एगोनिस्ट, और जो सब मैक्सिमली करेगा दैट इज नथिंग बट पार्शियल एगोनिस्ट, सिमिलर टू दैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल. इसका कंपेरिजन किससे करेंगे, तो फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल से. एंटागोनिस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 हो जाएगी. ये सारी जितना हम पढ़ रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द इंट्रिंसिक एक्टिविटी. यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ. अभी देखो इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0, बाइंड्स टू रिसेप्टर बट प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट. एंटागोनिस्ट क्या है, इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर बट इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट. बट नाउ द एगोनिस्ट इज नॉट. देखो ये रिसेप्टर था है ना, ये रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट अगर आएगा तो ये रिसेप्टर पे यहाँ आके इसका ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको ऑक्युपाई कर लेगा. ठीक है, अब यहाँ पे अगर एगोनिस्ट आया भी तो एगोनिस्ट इससे क्या नहीं करने पाएगा, बाइंड नहीं करने पाएगा. मीन्स जनरली
agonist is not able to bind to the receptor because these are already occupied by the antagonist. It decreases the action of the agonist but itself has no effect. So generally antagonist ऐसे हम सुनते हैं, जैसे agonist and antagonist सुनते हैं, तो agonist के उल्टा फंक्शन करता होगा एंटागोनिस्ट, ऐसे लगता है ना। जनरली इसका कोई फंक्शन नहीं होता, ये जनरली क्या कर देता है कि एगोनिस्ट को बाइंड नहीं करने देता, मतलब पॉजिटिव में, निगेटिव कुछ नहीं करता, बस ये पॉजिटिव नहीं करने देता, एगोनिस्ट को काम नहीं करने देता। सो दिस इज नथिंग बट एंटागोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट का मतलब क्या हो गया कि इसका इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, जनरली -1, इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट। सो जनरली जो एंटागोनिस्ट के लिए हम समझते हैं वो एंटागोनिस्ट नहीं, दैट इज इनवर्स एगोनिस्ट है वो, ठीक है। सो एगोनिस्ट का उल्टा एक्टिविटी कौन करेगा जनरली, दैट विल बी डन बाय इनवर्स एगोनिस्ट। एंड एंटागोनिस्ट क्या करेगा जनरली, उस जगह को क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा, ताकि जाके वहां पे एगोनिस्ट अपना काम ना कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दीज थिंग्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अभी बनेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट विल बी फ्रॉम द डोज रिस्पॉन्स कर्व। चलो मैं आपको थोड़ा सा डोज रिस्पॉन्स कर्व के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये देखो डोज रिस्पॉन्स कर्व से हर एक ईयर एक न एक क्वेश्चन आता है एंड दिस इज वेरी ट्रिकी पार्ट, ठीक है। सो डोज रिस्पॉन्स कर्व में देखो ग्राफ बिटवीन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड द इफेक्ट और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग, ठीक है। एक साइड पे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ले लो, दूसरे साइड पे क्या कर लो, रिस्पॉन्स, यानी कि एक साइड पे डोज ले लो, एक साइड पे रिस्पॉन्स। ये वाई एक्सिस पे जनरली हम क्या करेंगे, on the y-axis we will take response and on the x-axis we will take dose. So generally ऐसे अगर हम लेके करेंगे, so generally the intensity of the response increases with increase in dose. जितना जितना हम डोज बढ़ाते जाएंगे रिस्पॉन्स भी बढ़ते जाएगा। एंड DRC इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो ये कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, कि इफ वी टेक लॉग ऑफ डोज ऑन द x-axis, रिस्पॉन्स ऑन y-axis इज सेम, नाउ द शेप चेंजेस टू सिग्मोइड, यानी कि सिर्फ हमको क्या करना है, लॉग में ले लेना है वैल्यू, ठीक है। सो लॉग में ले लेना है वैल्यू, दैट विल गिव अस द प्रॉपर एग्जैक्ट रिपोर्ट हमको मिलेगा इससे। सो लॉग DRC बोलते हैं उसको, लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व। और यही जनरली जनरल डोज रिस्पॉन्स कर्व करके भी पूछेंगे तो जनरली यहीं से क्वेश्चन बनेगा। सो देखो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स डिटरमाइंड फ्रॉम द डोज रिस्पॉन्स कर्व आर नथिंग बट पोटेंसी। फॉर अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स हाउ मच डोज इज रिक्वायर्ड, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए कितनी डोज चाहिए। ऑलवेज मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस, दिस पोटेंसी इज ऑलवेज मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड ड्रग ऑन लेफ्ट इज मोर पोटेंट, लेस डोज मोर पोटेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, यहाँ से समझो। ड्रग ऑन द लेफ्ट, एक हमको ग्राफ देगा, है ना, ऐसा ग्राफ देगा हमको, और ऐसे ऐसे ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे 3 चीजें देंगी। अब इसमें हमको पूछी जाएंगी कि जनरली इसमें सबसे पोटेंट कौन सा है और सबसे एफिकेशियस कौन सा है। सो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, ड्रग ऑन द लेफ्ट इज मोर पोटेंट। सो यानी कि ए क्या है, सबसे पोटेंट है, जितने लेफ्ट साइड पे होगा वो सब क्या होगा, पोटेंट होगा, बहुत ज़्यादा पोटेंट होगा। और पोटेंसी इधर जैसे ही आगे आगे जाओगे आप एक्स एक्सिस पे, उतना उतना क्या होते जाएगा, जनरली डिक्रीज होते हैं। क्योंकि देखो ये मानो अगर 2 है, ये 3 है ना, लेट मी नंबर इट, ये 3 है और ये 4 है, तो ये 2 पे ही इतना इफेक्ट दे रहा है, 2 mg पे ही। ये कितना दे रहा है, 3 mg पे इतना इफेक्ट कम ही दे रहा है। सो जनरली इधर इधर क्या है, डोज बढ़ रहा है। सो डोज बढ़ रहा है तो डोज बढ़ते जाएगा, तो सबसे कम डोज पे जो सबसे ज्यादा क्या किया, इफेक्ट दिया, दैट इज द मोस्ट पोटेंट ड्रग। पोटेंसी की मतलब ही हुई है, फॉर अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स हाउ मच डोज इज रिक्वायर्ड। अभी नेक्स्ट देखो एफिकेसी। एफिकेसी इज द मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जनरली हम यहाँ पे इसको जनरली एफिकेसी को मेजर करेंगे। एंड मोर टॉलर मोर एफिकेसियस, यानी कि देखो ये जो है बी जो है वो ए से कम एफिकेसियस है, बी जो है वो ए से कम, जितना ऊपर रहेगा वाई एक्सिस पे उतना ज्यादा एफिकेसियस रहेगा। मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्रग, जो कि एक ड्रग मैक्सिमम इफेक्ट जितना प्रोड्यूस कर सकता है वो उतना ज्यादा क्या होगा, जनरली एफिकेशियस होगा। एंड मोर पीक द कर्व इट इज मोर एफिकेशियस, यानी कि जितना वाई एक्सिस पे ऊपर जाएगा वैल्यू उतना ज्यादा क्या होगा, एफिकेशियस होगा, ठीक है। सो डिसाइडिंग फैक्टर, अब एक ड्रग है हमारे पास, अब उसको डिसाइड करने के लिए, अब मानो जनरली दिस व्हाट वी से, जनरली दवाइयाँ वगैरह लेके आते हैं ना टू द डॉक्टर्स की, हमारा कंपनी का दवाई ले लो करके, MR जिसे हम बोलते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, दे कम टू अस एंड दे विल टेल कि आप हमारा ड्रग ले लो, है ना। सो उस टाइम पे हम ऐसे ही थोड़ी ले लेंगे, है ना, उसमें हम जनरली देखेंगे कि उस ड्रग का एफिकेसी कितना है, पोटेंसी कितना है। अब दोनों चीज़ें बराबर है तो जनरली हम किसको ज़्यादा वैल्यू देंगे, सो जनरली वी विल गो विद द एफिकेशियस। सो ज़्यादा एफिकेशियस ड्रग जो होगा वो जनरली क्या किया जाता है, चूज किया जाता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। सो एफिकेसी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। सो डिसाइडिंग फैक्टर इज एफिकेसी।
efficacy, we should prescribe more efficacious one. We should always be prescribing the more efficacious drugs only. So यहाँ पे देखो A की बात करो तो A हैज क्या, सबसे लेफ्ट साइड में, सो इट हैज हाईएस्ट पोटेंसी एंड हाई एफिकेसी भी है इसका, ऊपर भी देखो सबसे बड़ा है, सो हाई एफिकेसी. C की अगर मैं बात करूँ तो C जनरली हैज लोएस्ट पोटेंसी, क्योंकि सबसे राइट साइड पे है, सो C हैज लोएस्ट पोटेंसी बट एफिकेसी ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि वाई एक्सिस पे दोनों की हाइट सेम ही है. आगे देखो, सो इसमें हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पोटेंसी, एक का लोएस्ट पोटेंसी, एक का हाई एफिकेसी और इसका एफिकेसी सेम है. तो एफिकेसी सेम है तो जनरली हम किसके लिए लेंगे, एफिकेसी सेम है तो कोई भी ले सकते हैं, बट जनरली यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर तो एफिकेसी ही है. सो जनरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम ले ही रहे हैं दोनों का सेम है तो जनरली पोटेंसी हाई वाला ही ले लेते हैं ताकि थोड़े डोज पे ही ज़्यादा काम कर जाए. सो जनरली विल चूज प्रीफर ड्रग ए. यहाँ पे देखो एक दूसरा कंडीशन मैं बताता हूँ आपको, ए और बी में, ए और बी में जनरली ए मोर पोटेंट है एंड मोर एफिकेसियस है, बी इज लेस पोटेंट एंड लेस एफिकेसी. सो इसमें कौन सा चूज करोगे, विल गो विथ मोर एफिकेसियस. ठीक है, मोर एफिकेसी, ऑलवेज द डिसाइडिंग फैक्टर इज एफिकेसी. सो यहाँ पे देखो बी एंड सी में, अगर बी एंड सी में जनरली अगर मैं बात करूँ, सो बी एंड सी में देखो बी ये है और सी ये है, तो इसमें पोटेंसी बी का क्या है, बी हैज़ द ग्रेटर पोटेंसी देन सी एंड एफिकेसी ऑफ सी इज ग्रेटर देन बी. सो नाउ व्हिच विल यू चूज, सो ऑफ कोर्स विल गो फॉर एफिकेसी एंड एफिकेसी जनरली क्या है, सी का ज़्यादा है, सी का ज़्यादा है बी से एफिकेसी, है ना. सो विल गो विथ जनरली सी ड्रग. ठीक है, विल गो विथ सी ड्रग. आगे देखो स्लोप में जनरली अगर मैं बात करूँ तो स्टीप स्लोप, लिटिल इंक्रीज इन द डोज विल मार्कली इंक्रीज द रिस्पॉन्स. देखो थोड़ा सा भी डोज में अगर ऊपर नीचे हो गया तो जनरली क्या हो जाएगा, इट विल हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट. सो उस टाइप की ड्रग्स क्या हम प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे, नहीं, विल नॉट जनरली प्रिस्क्राइब दोज ड्रग्स विच हैव जनरली अ लिटिल बिट डोज ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि वो खाना तो जनरली पेशेंट को है, हमको थोड़ी ना खाना है, हमको हर एक चीज़ पता रहता है, वी नो एवरीथिंग अबाउट इट एंड वी कैन जस्ट मेजर एंड हैव इट, बट द पेशेंट कैन नॉट डू सच कंप्लायंस एट होम, है ना. सो जनरली हम ऐसे ड्रग्स प्रिस्क्राइब करेंगे जिसके फ्लैट स्लोप हो जाए, कि लिटिल इंक्रीज इन रिस्पॉन्स विल ऑकर ओवर अ वाइड डोज रेंज, यानी कि जिसकी सेफर ड्रग हो, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए तो उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े. ठीक है, सो ऐसे ड्रग्स को हम जनरली यूज करेंगे. इंडेक्स और सेफ्टी मार्जिन, जिसको हम थेराप्यूटिक इंडेक्स और थेराप्यूटिक रेंज बोलते हैं. सो जनरली गैप बिटवीन द थेराप्यूटिक इफेक्ट डोज रिस्पॉन्स कर्व एंड द एडवर्स इफेक्ट डोज रिस्पॉन्स कर्व. इसका जनरली ये फॉर्मूला याद रखो, थेराप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल टू मीडियन लीथल डोज एंड मीडियन इफेक्टिव डोज. मोर द गैप ऑन द ग्राफ, मोर इट इज safer. Generally देखो रेंज और थेराप्यूटिक विंडोज, जनरली डोज which produces minimal therapeutic effect and the dose which produces maximal acceptable adverse effect, that is nothing but range और therapeutic window. यहाँ से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है. सो यहाँ देखो रेंज और थेराप्यूटिक विंडो, डोज which produces minimal therapeutic effect and the dose which produces maximal acceptable adverse effect. ये थेराप्यूटिक इंडेक्स की जो फार्मूला है LD50/ED50, और इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है LD50 मतलब डोज प्रोड्यूसिंग लिथालिटी इन 50% एंड ED50 मीन्स इफेक्टिव इन 50%. ठीक है, ऐसा डोज जिस पे क्या है, इट इज इफेक्टिव इन 50% पॉपुलेशन, एंड ऐसा डोज जहाँ पे जनरली क्या है 50% जनरली पॉपुलेशन में इट इज जनरली लीथल डोज. ठीक है, सो ये देखो ये वाला मिनिमम मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एडवर्स इफेक्ट, दिस गैप इज थेराप्यूटिक विंडो. इस चीज से जनरली यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जनरली दिस इज द क्वेश्चन दे आर आस्क्ड, ये रेशियो किसका है करके. चलो, सो नाउ वी आर रेडी टू गो विद द क्वेश्चन. सो यहाँ पे देखो a log dose response curve है ना, log dose response curve was plotted with isoprenaline alone and isoprenaline in the presence of propranolol as shown below. The graph shows that propranolol is देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट शिफ्ट चल रहा है, आगे तरफ राइट की तरफ जा रहा है. सो जनरली यहाँ पे हमको अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था जनरली एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या है. सो ये जनरली देखो राइट शिफ्ट में जा रहा है. सो जनरली दिस इज नथिंग बट कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, दिस इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट. ये नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो होता है वो डाउनवर्ड शिफ्ट दिखाता है. कैसे दिखाता है, डाउनवर्ड शिफ्ट दिखाएगा, दैट इज नथिंग बट नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट. ठीक है, यहाँ पे देखो मैं आपको एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट और कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ. फुल एगोनिस्ट यानी कि प्रोड्यूस 100% रिस्पॉन्स, पार्शियल एगोनिस्ट यानी कि लेस देन 100%, एंटागोनिस्ट नो चेंज इन बेसल एक्टिविटी, इनवर्स एगोनिस्ट यानी कि लेस देन बेसल रिस्पॉन्स और अपोजिट रिस्पॉन्स. कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट क्या है, राइट वर्ड शिफ्ट इन DRC. देखो ये राइट वर्ड शिफ्ट चल रहा है यहाँ से, है ना, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है जनरली इन द डोज रिस्पॉन्स कर्व. सो दिस इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट. ठीक है, आगे देखो इसका जनरली कॉम्पिटिशन करना है हमको किसी से, वी हैव टू डू कॉम्पिटिशन विथ समबडी. सो V दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारा क्या होना चाहिए, अगर उससे कंपटीशन करना है तो हमारा वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जनरली सेम रहना होगा उसके साथ, है ना, उसके साथ सेम वेलोसिटी मैच करेंगे तभी उसके साथ कंपटीशन में जाएंगे. एंड काम उससे क्या करना होगा, हमको ज़्यादा करना होगा. बस ये
याद करने के तरीके हैं। सो वी मैक्स इज नो चेंज सेम, यानी कि सेम रखना होगा, एंड के एम विल बी इंक्रीज, के एम विल बी इंक्रीज, द डोज विल बी इंक्रीज। वी मैक्स यानी कि रिस्पॉन्स और जनरली के एम यानी कि डोज, के एम काम, ऐसे मतलब समझने के लिए। नॉन कॉम्पिटिटिव में जनरली देयर विल बी डाउनवर्ड शिफ्ट इन डोज रिस्पॉन्स कर्व एंड वी मैक्स रिस्पॉन्स विल बी रिड्यूस्ड एंड काम हमको क्या करना है, सेम करना है। देखो नॉन कॉम्पिटिटिव, मुझे किसी से कंपटीशन ही नहीं करना, सोचा ना मैं अपना वेलोसिटी कम कर लूँ या ज़्यादा कर लूँ, कोई मतलब नहीं, वेलोसिटी कम करके भी चलेगा, है ना। सो देयर इज रिड्यूस, मैं अपना कम ही कर लेता हूँ, कोई मतलब ही नहीं मुझे दूसरे से, और काम मैं उतना ही करूँगा, ठीक है, काम उतना ही करूँगा, उससे आगे मुझे जाना ही नहीं है, तो बस उतना ही काम करूँगा। सो के एम इज सेम, ऐसा करके हम जनरली याद कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द जनरली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, अ ड्रग हैज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ 25%, व्हाट डज इट मीन। अब बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो बायो अवेलेबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पे रखा नहीं, जनरली देखो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जनरली फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेज सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। जनरली बायो अवेलेबिलिटी यानी कि बॉडी के भीतर अवेलेबल कितना हो रहा है ड्रग, सो दैट इज नथिंग बट, उसी को इंग्लिश में लिखेंगे द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म विथ टाइम, ठीक है। सो ये जनरली बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आईवी रूट कितना होगा, अभी हम डायरेक्ट ब्लड में दे रहे हैं तो सीधा सिस्टेमिक में जाएगा, दैट इज 100%। ऑल अदर रूट्स हैव लेस देन 100% बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी के फार्मूला अगर हम जनरली देखें तो जनरली एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल बाय एरिया अंडर कर्व ऑफ आईवी, ओरल देते हैं उसको जनरली आईवी देंगे, उससे कंपैरिजन कर देंगे, सो दैट विल बी बायो अवेलेबिलिटी, एंड देयर विल बी नो यूनिट्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी बिकॉज सेम चीज़ों की फ्रैक्शन है, जनरली दोनों यूनिट्स कट जाएंगे, सो दैट इज नथिंग बट इट इज अ फ्रैक्शन। सो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ 25% मीन्स 25% ड्रग रीचेज सिस्टेमिक सर्कुलेशन विदाउट बीइंग जनरली changed. Which of the following is correct regarding STEP criteria of drug? अभी देखो STEP criteria of drug में जनरली हमको देखो स्टेप्स ऑफ सेलेक्टिंग अ ड्रग, पी ड्रग वगैरह जो होता है उसमें देखो मैं आपको बताता हूँ। पी ड्रग यानी कि क्या होता है, यहाँ पे देखो पी ड्रग इज जनरली प्रीफर्ड फिजिशियन ड्रग बोलते हैं, जिसको हम प्रीफर्ड और फिजिशियन ड्रग, द ड्रग व्हिच अ फिजिशियन चूजेज फॉर पेशेंट बेस्ड ऑन हिज एक्सपर्टाइज, है ना। और बहुत सारे एक ही तरह, जैसे एक ही केमिकल वाले बहुत सारे ड्रग होते हैं मार्केट में, तो जनरली फिजिशियन क्या करता है अपने एक्सपर्टीज से जनरली पेशेंट के लिए क्या करता है, ही विल चूज अ ड्रग, दैट इज नथिंग बट पी ड्रग। स्टेप्स फॉर सेलेक्टिंग अ पी ड्रग क्या है, यहीं से क्वेश्चन ही आया। सो देखो स्टेप 1 में डिफाइन द डायग्नोसिस, Step 2, specify the therapeutic objective. Step 3, make an inventory of effective groups of drugs. Step 4, choose an effective group according to the criteria. And Step 5 is nothing but a choose a P drug. Criteria क्या होना चाहिए जो ड्रग फिजिशियन चूज करेगा, इट मस्ट बी सेफ, इट मस्ट बी टॉलरेबल, इट मस्ट हैव हाई एफिकेसी एंड द प्राइस शुड बी लोअर, ठीक है, प्राइस लोअर होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज जनरली मुझे द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग स्टेप क्राइटेरिया ऑफ ड्रग्स दैट इज नथिंग बट रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ पी ड्रग, इसलिए हमने ये पी ड्रग पहले यहाँ पे पढ़ लिया। सो दिस इज स्टेप क्राइटेरिया। आगे देखो विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ड्रग इज फॉल्स, ये देखो ए बी सी और डी चार दिए हुए, तो हमको जितना क्या पता है, लेफ्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, पोटेंट है, और जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा एफिकेसी है। सो ये देखो बी पोटेंट है ना, ये सबसे जनरली यहाँ पे अगर मैं बताऊँ पोटेंसी की अगर इसमें बात करूँ तो जनरली ए सबसे ज़्यादा पोटेंट है ना, सबसे लेफ्ट में है, सो ए सबसे ज़्यादा पोटेंट, देन विल बी सी एंड देन विल बी डी। एफिकेसी की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा देखो बी और सी दोनों क्या है, वाई एक्सिस पे देखो दोनों का हाइट सेम है, सो दिस इज नथिंग बट बी और सी हैज़ द सेम एफिकेसी। उसके बाद क्या है, उससे थोड़ा कम एफिकेसी ए का एंड उससे सबसे ज़्यादा कम डी का। सो दिस इज द जनरली ए हैज हाई पोटेंसी बट लेस एफिकेसी, ए के पास देखो हाई पोटेंसी सबसे लेफ्ट में है तो हाईएस्ट पोटेंसी, बट एफिकेसी क्या है, बी और सी से जनरली कम है। बी के पास क्या देखो लेस पोटेंट, क्योंकि ए के बाद आ रहा है राइट साइड पे है, सो जनरली लेस पोटेंट बट इट हैज मोर एफिकेसी। तो इसमें हमको चूज करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग ड्रग इज फॉल्स। ड्रग बी इज मोर पोटेंट देन सी, नहीं, ड्रग बी इज लेस पोटेंट, है ना, ड्रग बी इज जनरली लेस पोटेंट एंड सी से लेस पोटेंट है क्योंकि लेफ्ट साइड पे है ये, है ना, नहीं सी से ज़्यादा पोटेंट है, ड्रग बी इज मोर पोटेंट देन सी, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। ड्रग डी इज लेस पोटेंट, डी क्या है जनरली लेस पोटेंट, ये भी सही है क्योंकि ये राइट साइड पे सबसे एक्सट्रीम राइट पे, सो दिस इज लेस पोटेंट। ड्रग बी इज मोर एफिकेशियस देन ए, ड्रग बी जो है दिस बी इज मोर एफिकेशियस देन ए, ये भी सही है क्योंकि देखो इसका हाइट ज़्यादा है, सो इट इज मोर एफिकेशियस। ड्रग ए इज मोस्ट एफिकेशियस, ड्रग ए कैसे मोस्ट एफिकेशियस हो गया, इसका इससे ज़्यादा तो बी है एफिकेशियस, है ना। सो जनरली दिस इज द रॉन्ग आंसर एंड दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन ए क्लिनिकल ट्रायल ड्रग इज फाउंड टू हैव थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ 25, अभी हमने पढ़ा था थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग,
द थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग, अभी हमने क्या पढ़ा था, रेशियो बिटवीन द डोज प्रोड्यूसिंग लिथेलिटी इन 50% एंड इफेक्ट इन जनरली 50%, LD/ED50, ठीक है। LD50 स्टैंड फॉर, मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन पूछेंगे जनरली। सो 50% ऑफ एनिमल मोर्टेलिटी इन एन एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपोजर ऑफ अ ड्रग, जनरली आफ्टर एक्सपोजर ऑफ अ ड्रग देयर विल बी 50% डेथ इन द होल पॉपुलेशन। अगर जितने को हमने दिया, अगर 100 को दिया, उसमें से अगर 50 मर गया, सो दैट इज नथिंग बट लीथल डोज टू 50%, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट जनरली LD50, 50% ऑफ एनिमल मोर्टेलिटी इन एन एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपोजर ऑफ अ ड्रग। चलो आगे दिखाते हैं। हिस्टामिन एक्ट्स ऑन H रिसेप्टर कॉजिंग ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, है ना, H1 रिसेप्टर पे ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। एड्रेनालिन एक्टिंग ऑन द बीटा रिसेप्टर कॉजिंग ब्रोंकोडाइलेशन। टाइप ऑफ एंटागोनिज्म, किस टाइप की एंटागोनिज्म है? सो जनरली देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई, देखो केमिकल एंटागोनिज्म। केमिकल एंटागोनिज्म मतलब क्या होता है? केमिकली बाइंड्स टू सब्सटेंसेज एंड इनएक्टिवेट्स इट, है ना। एग्जांपल चिलेटिंग एजेंट्स, जितने भी चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं जनरली हम एंटीडोट्स के रूप में यूज करते हैं, जैसे आयरन के लिए डेस्फेरोक्सामिन, जनरली दैट इज अ केमिकल एंटागोनिज्म, ठीक है। फिजियोलॉजिकल की बात अगर मैं करूँ तो टू एगोनिस्ट एक्टिंग एट डिफरेंट रिसेप्टर प्रोड्यूसिंग अपोजिट रिस्पॉन्स, दैट इज एड्रेनालिन एंड हिस्टामिन। सो यहाँ पे देखो हमको क्या पूछा गया? एड्रेनालिन एंड हिस्टामिन का ही पूछा गया। सो दिस इज नथिंग बट फिजियोलॉजिकल, ठीक है। एड्रेनालिन एंड हिस्टामिन, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, ठीक है। आगे देखो फार्माकोकाइनेटिक एंटागोनिस्ट एंड फिजिकल एंटागोनिस्ट, दोनों चीजें एक ही है। देखो फार्माकोकाइनेटिक ये फिजिकल है ना, और ये फार्माकोकाइनेटिक ये एक ही चीज होती है जनरली, फिजिकल एंड फार्माकोकाइनेटिक एजेंट। एंटागोनिस्ट एक्शन बाय मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स, एग्जांपल एंजाइम इंडक्शन टू स्पीड ऑफ द मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट फार्माकोकाइनेटिक एंटागोनिस्ट और फिजिकल एंटागोनिस्ट। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म क्या है? जनरली द टू ड्रग्स बाइंड टू सेम रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस अपोजिट रिस्पॉन्स, एक ही रिसेप्टर पे दो ड्रग बाइंड करेंगे एंड बोथ विल प्रोड्यूस अपोजिट जनरली रिस्पॉन्स, दिस इज फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। सो हमारा आंसर यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। आगे देखो, आफ्टर व्हिच फेज ऑफ ड्रग ट्रायल पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस स्टार्ट। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग सेफ्टी में मैं आपको फेजेज बताता हूँ। देखो, in the drug safety generally the preclinical trials will be done only on the animals and clinical trials will be done generally investigational new drug that will be drug under the trial and phase of a clinical trials जो generally human पे किए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। फेज वन में फीचर्स कौन कौन से पढ़े जाते हैं? द फेज वन हैज टॉक्सिसिटी कितनी है, द नेक्स्ट मैक्सिमम टॉलरेबल डोज कितना है, एंड फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स विल बी स्टडीड इन द फेज वन। Target population, how much should be there? 20 to 100 healthy volunteers. These questions have been asked so many times. It will be done for 1 to 2 years and open label trial. This is also called as open label trial. Phase 2 will be therapeutic exploratory trial or efficacy trial. Efficacy is determined in this trial. The efficacy will be determined in which trial? Phase 2 of the trial. Dose range and dose safety will be studied here. Here we have to choose like 100 to 500 patients for 2 to 3 years it will be done, and this is called as randomized control trial. आगे देखो फेज थ्री में जनरली फीचर्स स्टडीज क्या क्या है, टारगेट पॉपुलेशन क्या है। सो इन द फेज थ्री जनरली थेराप्यूटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल विल बी देयर, efficacy and safety will be confirmed here. So efficacy and safety of a drug is confirmed in phase 3 and the drug will now be introduced in the market. So in which phase the drug will be marketed? The drug will be marketed in the phase 3, ठीक है। सो टारगेट पॉपुलेशन will be 500 to 3000 patients, 3 to 5 years के लिए किया जाएगा एंड ड्रग इज अप्रूव्ड बाय CDSCO इंडिया, FDA USA में जनरल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विल बी अप्रूविंग द ड्रग इन द इंडिया, USA एंड इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल इज CDSCO, RCT और RUCT, ठीक है। यहाँ पे देखो द फेज 4 इज कॉल्ड एज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस इफ ADR इज रेयर और लॉन्ग टर्म जनरली, ठीक है। सो जनरली एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात हो रही है वहाँ पे। सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स विल बी जनरली डन अंडर दिस फेज, देयर विल बी नो स्पेसिफिक ड्यूरेशन एंड देयर विल बी ओपन लेवल ट्रायल, ठीक है। सो फेज 1 and phase 2 डन टुगेदर फॉर toxic drugs, like phase 1 and phase 2 will be done together for anti-cancer or anti-HIV drugs. Patients are taken up directly, 20 to 100 patients will be involved and non-mandatory phase जनरली किसको बोलते हैं? फेज 0 और फेज 5 को जनरली, यहाँ पे 4 तक ही हमने पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि दिस इज नॉन मैंडेटरी, फेज 5 इज नॉन मैंडेटरी। फेज 0 माइक्रो डोजिंग विल बी डन, दैट इज 100 mcg of the given drug of the drug will be given, and phase 5 is nothing but pharmacoepidemiology, the case control study and cohort study, everything will be done in the phase 5 जो हम एपिडेमियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, जिसको हम PSM करके पढ़ते हैं ना। सो व्हिच ऑफ द ड्रग ट्रायल पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस देखो यहाँ पे कहाँ पे होगा जनरली, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस विल बी डन इन जनरली फेज 4, ठीक है। फेज 4
यहाँ पे फेज 3 नहीं, फेज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस की बात हो रही है, सो दिस विल बी फेज 4, ठीक है, दिस विल बी फेज 4। ड्रग विल बी मार्केटेड इन जनरली फेज 3, मार्केटेड यहाँ पे होगा, पोस्ट मार्केटिंग जनरली फेज 4 में होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कौन से में होता है, जीरो ऑर्डर, अभी देखो। सो इफ आई टॉक अबाउट जनरली द काइनेटिक्स, देखो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, द कांस्टेंट डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज दैट द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड पर आवर, दोज ड्रग्स व्हिच एलिमिनेट कांस्टेंट अमाउंट इज कॉल्ड एज जनरली जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा, एंड द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स द कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज एलिमिनेटेड पर आवर, ठीक है, कांस्टेंट अमाउंट जीरो ऑर्डर में और कांस्टेंट प्रोपोर्शन विल बी इन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इफेक्ट ऑफ सिंगल डोज इंक्रीजिंग डोज, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डोज, जनरल जीरो ऑर्डर कैंडिडेट्स में टी हाफ इंक्रीज होगा, क्लियरेंस डिक्रीज होगा एंड पीसी डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, ठीक है। टी आप कांस्टेंट, क्लियरेंस कांस्टेंट एंड पीसी प्रोपोर्शनेट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है, सबसे क्वेश्चन ज्यादा यहाँ से आता है एग्जांपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो जनरली जीरो एटीपी हैज मेड वीक करके ऐसे याद कर सकते हो आप, वो आप करो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे याद कर लो। जनरली अल्कोहल, थियोफाइलिन, टॉलब्यूटामाइड, फेनिटोइन, हेपेरिन, मिथेनॉल एंड वारफेरिन, जनरली दे विल बी फॉलोइंग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड मोस्ट ऑफ द अदर ड्रग्स एक्सेप्ट दिस ड्रग्स जनरली विल बी फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सो जनरली अल्कोहल, थियोफाइलिन, फेनिटोइन, सो यहाँ पे फेनिटोइन है हमारे पास, एंड दैट विल बी जनरली फॉलोइंग द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। आगे चलो, आगे देखते हैं। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज डन फॉर, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या है, देखो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या है, जनरली आई विल टेल यू, है ना। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, द प्रिंसिपल ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग स्टेट्स दैट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट्स टू, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, इट्स नॉट प्रियंका चोपड़ा है, सो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट्स टू इफेक्ट और साइड इफेक्ट, ठीक है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन correlates to generally effect और side effects। तो जनरली इंडिकेशंस इसके क्या है थेराप्यूटिक ड्रग्स मॉनिटरिंग के, क्लिनिकल इफेक्ट नॉट इजीली क्वांटिफाइड, ड्रग्स हैविंग लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, एंटी एपिलेप्टिक्स के लिए भी जनरली थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे, लिथियम के लिए, थियोफाइलिन के लिए, डाइजॉक्सिन के लिए, साइक्लोस्पोरिन के लिए, जनरल टेक्रोलिमस एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टीसीए के लिए जनरली हम क्या करेंगे, विल गो विथ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। एंड द नेक्स्ट इज जनरली एक क्या होता है क्लिनिकल इफेक्ट नॉट इजीली क्वांटिफाइड, एंड नेक्स्ट इज ड्रग हैविंग लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, जिसमें हमने इतने ड्रग्स पढ़े, एंड जनरली द थर्ड क्राइटेरिया और इंडिकेशंस फॉर द थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग विल बी ड्रग्स विद वेरिएबल मेटाबॉलिज्म, एग्जांपल मेटालाइज्ड बाय एसिटाइलेशन, जितने भी ड्रग्स एसिटाइलेशन होते हैं उनके लिए भी हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे। सो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज डन फॉर जनरली फेनिटोइन, बिकॉज फेनिटोइन इज एन एंटी एपिलेप्टिक, जनरली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी एपिलेप्टिक। 100% बायो अवेलेबिलिटी इज सीन विद दिस रूट, अभी हमने पढ़ा था 100% ऑफ बायो अवेलेबिलिटी जनरली इट इज सीन इन ओनली वन केस, दैट इज आईवी रूट। सो आईवी रूट इंट्रावीनस में, ओरल में 5 टू लेस देन 100, हर एक में लेस देन 100, सो यहाँ पे ओरल में 5 से लेस देन 100, इंट्रामस्कुलर में 75 टू लेस देन 100, एंड सबक्यूटेनियस में 75, अगेन 75 टू लेस देन 100, लेकिन लेस देन 100 ही होगा सब में, यानी कि 75 टू लेस देन 100 बात का मतलब 99 तक हो सकता है, बट 100 नहीं हो सकता, दैट इज द मीनिंग। हेल्दी वॉलंटियर्स आर रिक्रूटेड इन व्हिच फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, देखो हेल्दी वॉलंटियर्स किस में जनरली होंगे, 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर, दिस विल बी जनरली इन द फेज 1, ऊपर भी हमने बात किया था, सो दिस इज फेज 1। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस इज नॉट नीडेड इन व्हिच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, देखो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जनरली क्या होता है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ डिजाइनिंग द ट्रायल, कलेक्शन ऑफ डेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, statistical analysis and documentation and reporting of the results of clinical trial। So generally फेज 2, फेज 4 एंड फेज 3 इन सब जनरली ह्यूमंस पे किए जाएंगे, दिस ऑल विल बी परफॉर्म्ड ऑन द ह्यूमंस। सो वी हैव टू डू एवरीथिंग ऑफ दिस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज बीइंग डन ऑन द ह्यूमन। बट जो प्री क्लिनिकल स्टेज होता है दैट इज डन ऑन द एनिमल्स, एंड वी कैन जनरली, ये क्वेश्चन उतना अच्छा है नहीं कि नॉट प्रैक्टिस, वी मस्ट प्रैक्टिस गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस अगेन ऑन द एनिमल्स ऑल्सो, बिकॉज दियर लाइफ्स ऑल्सो मैटर, है ना, नहीं तो वो एनिमल वाले आगे पकड़ के ले जाएंगे हमको। सो जनरली यहाँ पर आंसर के लिए जनरली प्री क्लिनिकल स्टेज। ड्रग नॉट गिवन विथ कीटोकोनाजोल,
कीटोकोनाजोल जनरली इज नथिंग बट अ इनहिबिटर ऑफ जनरली CYP3A4 की जनरली इनहिबिटर है। सो CYP3A4 का जनरली ये क्या है, इट इज द कीटोकोनाजोल इज द जनरली इनहिबिटर एंड दिस इज एंटी फंगल ड्रग। कीटोकोनाजोल जो हम जनरली यूज करते हैं, देखो इट इज CYP3A4 इनहिबिटर, सो शुड नॉट बी को एडमिनिस्टर्ड विथ जनरली अदर टाइप ऑफ CYP3A4 इनहिबिटर। सेम टाइप के ड्रग को जनरली हम साथ में नहीं देते, जैसे कि अदर CYP3A4 इनहिबिटर्स क्या क्या है जनरली, प्रोटीएज इनहिबिटर जैसे कि राइटोनाविर, इंडिनाविर, एंटी HIV ड्रग्स है ना, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इट्राकोनाजोल, लिफाडोजोन एंड ग्रेप फ्रूट जूस। तो इनके साथ जनरली हमको कीटाकोनाजोल नहीं देना होगा। सो यहाँ पे देखो ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन में एक होता है एंजाइम इंड्यूसर एंड एक होता है एंजाइम इनहिबिटर। सो जनरली इफेक्ट जनरली एंजाइम इंड्यूसर्स जनरली कॉज ड्रग फेलियर, ठीक है, एंड एंजाइम इनहिबिटर्स कॉज ड्रग टॉक्सिसिटी, ठीक है। सो जनरली न्यूमोनिक इफ वी सी फॉर द एंजाइम इंड्यूसर्स दैट इज ग्लिसियोफॉल्विन, रिफाम्पिसिन, अल्कोहल दैट इज क्रोनिक कंजम्पशन एंड बेंजोपायरिन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोल, प्रिमिडोन है ना, नेक्स्ट कार्बामाजेपिन एंड सिगरेट्स, दीज आर जनरली एंजाइम इंड्यूसर्स। सो इंपोर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन में किसके साथ होता है, रिफाम्पिसिन जनरली क्या करवा देगा, OCP के साथ अगर आप दोगे सो देयर विल बी OCP फेलियर एंड contraindicated in rifampicin is contraindicated in HIV with TB। now just listen to my question, अगर contraindicated है रिफाम्पिसिन तो उसके जगह पे हम कौन सा ड्रग यूज कर सकते हैं, मैंने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन जनरली नाउ इफ यू नो जस्ट कमेंट डाउन द आंसर। आगे देखो एंजाइम इनहिबिटर्स जनरली क्विक वेज डिस्क करके हम याद कर सकते हैं, क्विनिडीन, आइसोनियाजिड, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, देन सिमेटिडिन, क्लोरामफेनिकॉल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल है ना, valproate and erythromycin, clarithromycin, grapefruit juice, DEC, delaverdin and disulfiram, ठीक है। which of the following drugs causes disulfiram reactions, just tell me, कितने ड्रग्स है जो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस करवाते हैं। दिस इज आल्सो वेरी मच आज क्वेश्चन। इरिथ्रोमाइसिन क्या करवाएगा, थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन विल डू स्टैटिन टॉक्सिसिटी। सो जनरली इफ वी टॉक अबाउट द ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड बाय प्लाज्मा स्टोरेज, द क्विक एक्शन ऑफ प्लाज्मा स्टोरेज दैट इज शॉर्ट टी हाफ ऑफ द ड्रग्स एंड एग्जांपल्स आर प्लाज्मा स्टोरेजेस कैन रिडीली मेटाबोलाइज शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, करके ये अभी नीचे आएगा बट जनरली इसमें हमको ज़्यादा नहीं, एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजाइम इंड्यूसर्स में हमको जनरली पढ़ना था। सो जनरली CYP3A इनहिबिटर है ना, एंड इट शुड नॉट बी जनरली यूज विथ राइटोनाविर, इंडिनाविर, जो कि यहाँ पे एक इंडिनाविर दिया हुआ है ना। सो जनरली यू कैन गो विद द आंसर फॉर दिस, ठीक है। चलो इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एरिया अंडर कर्व डिनोट्स, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एरिया अंडर कर्व डिनोट्स जनरली क्या है, A क्लियरेंस, B बायोअवेलेबिलिटी, C वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो जनरली बायोअवेलेबिलिटी क्या है, एरिया अंडर कर्व ऑफ ओवरऑल एंड एरिया अंडर कर्व ऑफ IV, दो चीज़ें। सो जनरली इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होगा, जनरली एरिया अंडर कर्व डिनोट्स जनरली बायोअवेलेबिलिटी एंड क्लियरेंस ऑफ द ड्रग। सो बोथ A एंड B। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्लास B, देखो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ना क्लास B में क्या पड़ता है। सो लेट मी गिव यू एवरीथिंग अबाउट एडवर्स ड्रग रिएक्शन एट वन प्लेस। सो टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन A B C D E करके याद कर सकते हैं। A इज एटीन्यूएटेड दैट इज प्रेडिक्टिबल, ठीक है, B इज बिजेयर दैट इज अनप्रेडिक्टिबल, C इज क्रोनिक, D इज डिलेड एंड दीज आर जनरली टाइप्स ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। E इज इंडिफ्यूजर विथड्रॉल। सो जनरली इन एटीन्यूएटेड और जनरली प्रेडिक्टिबल टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इनहैंस्ड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग डोज डिपेंडेंट है ना, ये डोज डिपेंडेंट होगा, देयर विल बी इनहैंस्ड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, एग्जांपल जनरली एंटी हाइपरटेंसिव कॉजिंग हाइपोटेंशन। सो दिस इज जनरली प्रेडिक्टिबल होता है, तो हमको पता है कि अगर मैं दूंगा तो ऐसे हो सकता है। BGR is nothing but dose independent. It is independent of the dose and it is immune mediated. Drug causing hypersensitivity जैसे penicillin causing rash. C is chronic, that is dose and duration dependent. Increased steroid will lead to HPA generally suppression. Generally D is delayed. D means generally delayed and delay in time from exposure to ADR, drugs causing teratogenicity like neural tube defects due to valproate, ठीक है। आगे देखो end of use or withdrawal due to stoppage of the dose, generally opioid withdrawal, hypertension due to clonidine withdrawal is generally an example of the E, ठीक है। टाइप F भी एक होता है जिसमें फेलियर ऑफ थेरापी होता है एंड एग्जाम्पल OCP फेलियर और एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस। दिस बिलोंग्स टू द टाइप F ऑफ जनरली adverse drug reactions. So generally adverse drug reaction class B is B for BGR effect of a drug. Which of the following is not an example of chronic adverse drug reaction? Chronic drug adverse reactions में generally nitrate induced headache because this occurs immediately. बाकी जितने भी है ना, ये glucocorticoid induced osteoporosis, chloroquine induced retinopathy and amiodarone deposits in the cornea, this will take a long time to generally come to the
इंड प्रोडक्ट, सो जनरली इसमें क्रोनिक होगा एंड दिस नाइट्रेट इंड्यूस्ड हेडेक विल बी जनरली इमीडिएटली अकरिंग, सो दिस इज जनरली not an example of chronic adverse drug reaction. After oral administration, the fraction of drug reaching the systemic circulation in unchanged form, this is nothing but bioavailability. हमको पता है, ये ऊपर ही हमने किया था. फार्माकोविजिलेंस क्या? इट इज मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग. True about zero order kinetics. Rate of elimination is independent of plasma concentration. All drugs are metabolized by acetylation except, देखो यही मैंने ऊपर भी आपको बताया था. जनरली ड्रग मेटाबोलाइज्ड बाय acetylation क्या है? क्लोनाजिपाम दैट इज सीडेटिव, हाइड्रोलाजिन दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव, आइसोनियाजिन क्या? एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, प्रोकेनामाइड, सल्फोनामाइड, S-butalol, amrinone, benzocaine and caffeine, they all are metabolized by acetylation. Generally phenytoin is through the hydroxylation in liver by P450 cytochrome, ठीक है, P450 cytochrome. So these are generally यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? जनरली phenytoin will be our answer. All drugs are metabolized by acetylation, ये सब acetylation से होंगे except phenytoin. Glucagon acts primary via this secondary messenger. देखो CAMP से जनरली कौन, ये फिजियोलॉजी में भी मैंने आपको करवाया था, वहाँ पे जाओगे तो पूरा एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है. सो जनरली इन द CAMP, CRH, GHRH, FSH, TSH, LH, ACTH, PTH, ग्लूकागॉन, ADH, V2 रिसेप्टर, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन V2 रिसेप्टर, हिस्टामाइनोन H2 रिसेप्टर, HCG एंड MSH, जनरली दे विल जनरली एक्ट वाया जनरली CAMP. IP3 inositol phosphate 3, generally GnRH, TRH, oxytocin, ADH, generally ADH V4 receptor, ठीक है, याद रखना V4 receptor, histamine H1 receptor, angiotensin 2 and gastrin will be acting via this IP3 and CGMP के साथ BNP, ANP and nitric oxide will be generally acting via this secondary messenger. So glucagon किसके साथ है? Glucagon will be generally with PTH and glucagon is with CAMP. True about highly ionized drug. Highly ionized drug के लिए true क्या है? देखो मैं पहले ये बताता हूँ. देखो एब्जॉर्प्शन के लिए, अगर शरीर में एब्जॉर्प्शन सबसे बेटर करवाना है, द बॉडी में अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन सबसे बेटर करवाना है, द एब्जॉर्प्शन विल बी इन द सेम पीएच. अगर सेम पीएच है, जो ड्रग का पीएच है वही पीएच अगर बॉडी का है जनरली, तो उस जगह पे सबसे बेटर एब्जॉर्प्शन होगा. जैसे कि वीकली एसिडिक ड्रग्स जनरली अनआयोनाइज्ड और एब्जॉर्ब्ड मोर एट एसिडिक पीएच. एसिडिक ड्रग्स एसिडिक पीएच यानी कि स्टोमक में, जैसे कि मैं बात करूं एस्पिरिन की, है ना, सो जनरली इट विल बी जनरली एब्जॉर्ब्ड इन द स्टोमक. वीकली बेसिक ड्रग दैट इज अनआयोनाइज्ड एंड एब्जॉर्ब्ड मोर एट जनरली द बेसिक पीएच, सो इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन. एक्सक्रीशन के लिए देखो अपोजिट पीएच रिक्वायर्ड होता है. सो एक्सक्रीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी इसके बारे में बताऊंगा. एक्सक्रीशन फॉर एक्सक्रीशन द अपोजिट पीएच इज रिक्वायर्ड. वीकली एसिडिक ड्रग जनरली इट विल बी आयोनाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड मोर एट जनरली बेसिक पीएच. सो जनरली अगर किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई और वो एसिडिक ड्रग है तो हमको क्या करना है? जनरली यूरिन को अल्कालाइन बनाना है, ठीक है. Weakly basic drug that is ionized excreted more at generally acidic pH, so acidic urine में. So generally देखो drug excretion, most common organ responsible for the excretion of the drug is kidney. Drug needs to be ionized and water soluble, क्योंकि kidney से excrete करना है तो water soluble होना चाहिए and in the ionized form. Like acidic drugs aspirin, phenobarbital, अगर इसकी poisoning ये बहुत ज़्यादा हो गया शरीर में तो इसको निकालने के लिए alkalization of urine with bicarbonate is done. Next देखो basic drugs generally amphetamine, acidification of urine with NH4 is generally done. ये generally आपको पता होगा. So this is all about the drug excretion. So true about highly ionized drug is excreted mainly by generally kidney. Ionized drugs in the water soluble form will be excreted mainly by the kidney. Which of the following drug is an enzyme inducer? अभी हमने पढ़ा था. So generally this is rifampicin. यहाँ पे मैंने सब फिर से रख दिया. Again I am not going to do it. ऊपर ही हमने किया था. All are enzyme inhibitors except again carbamazepine, which is the best way to manage a patient with एस्पिरिन होना चाहिए. एस्पिरिन, सो मेक एस्पिरिन इज एसिडिक ड्रग. सो एसिडिक ड्रग जनरली क्या होगा? मेक यूरिन अल्कलाइन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट. सो यूरिन को अगर अल्कलाइन बनाओगे तो जनरली एसिडिक ड्रग वो क्या करेगा? पकड़ के लेके आ जाएगा बाहर. ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बाय न्यूक्लियर रिसेप्टर्स एक्सेप्ट, देखो यहाँ पे न्यूक्लियर रिसेप्टर, दिस अगेन वी हैव डन इन जनरली फिजियोलॉजी में भी इसकी बात हुई है. सो जनरली देखो रिसेप्टर की अगर मैं बात करूँ तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल से जनरली क्या होगा? गाबा ए, ग्लूटामेट, NMDA, AMPA, कैडनेट एंड निकोटिनिक एंड 5-HT3 विल बी जनरली एग्जांपल्स ऑफ लाइगेंड गेटेड आयन चैनल. टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से जनरली EGFR, इंसुलिन, IGF-1, टॉल लाइक रिसेप्टर VEGFR एंड HER2. इंजाइमेटिक रिसेप्टर्स की अगर मैं बात करूं जनरली सब इंजाइमेटिक रिसेप्टर ही है जो एक टायरोसिन काइनेज अभी हमने किया, जिसके बाद सेरिन थियोनिन काइनेज रिसेप्टर TGFR,
जेनस काइन है जैक रिसेप्टर, जिसमें साइटोकाइन रिसेप्टर्स जनरली एग्जाम्पल हैं इसके एंजाइमेटिक जनरली रिसेप्टर के, और जनरली लेप्टिन एग्जाम्पल लेप्टिन साइटोकाइन रिसेप्टर है, प्रोलैक्टिन रिसेप्टर, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर, ग्वानाइलाइल साइक्लेज लिंक्ड रिसेप्टर एएनपी एंड बीएनपी ड्यू टू वासोडाइलेशन, है ना। न्यूक्लियर रिसेप्टर की अगर मैं बात करूँ तो इट इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस, दैट इज टीआरईपी। इसमें कौन कौन सा होगा टीआरईपी में? जनरली थायराइड, रेटिनोइक एसिड, रेटिनोइड, उसके बाद एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड पीपीआर, दे ऑल विल हैव जनरली व्हाट टाइप ऑफ रिसेप्टर? न्यूक्लियर रिसेप्टर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। क्या होगा? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर क्या होगा? जनरली मिनरलोकॉर्टिकोइड, एंड्रोजिन, है ना, विटामिन डी एंड ग्लूकोकॉर्टिकोइड जनरली विल हैव जनरली इन द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? The question that they are asking us is generally about the insulin. So all of the following act via nuclear receptor. So देखो न्यूक्लियर रिसेप्टर से कौन कौन है? जो ये सब टीआरईपी और नीचे ये मिनरलोकॉर्टिकोइड, एंड्रोजिन, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, विटामिन डी, ये सब है। सो जनरली यहाँ पे कौन नहीं करता? इंसुलिन जनरली नहीं करता है। चलो सो आगे देखते हैं। विच द फॉलोइंग एक्ट वाया नो आयन चैनल रिसेप्टर, आयन चैनल यानी कि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, दैट इज नथिंग बट गावा। कुछ द फॉलोइंग ड्रग रिक्वायर थेराप्यूटिक डोज मॉनिटरिंग, फेनिटोइन, ऊपर ही बात किया था हमने। ड्यूरेशन ऑफ सब एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी विथ एनिमल्स 3 मंथ्स के लिए। फॉर नोइंग द एक्यूट टॉक्सिसिटी ऑफ अ द ड्रग माइट, क्या वहाँ पे साइड में कुछ दिख नहीं रहा है, एम आई है, डोजेज शुड बी टेस्टेड ऑन। ओके, सो दिस ड्रग डोजेज विल बी टेस्टेड ऑन 2 डिफरेंट जनरली स्पीसीज, एक ही स्पीसीज में नहीं, 2 रैबिट्स यानी कि ये तो एक ही स्पीसीज हो गया, 1 रैबिट 1 रोडेंट, है ना, ये भी स्पीसीज सेम हो सकते हैं जनरली, है ना, 2 रोडेंट्स नहीं, 2 डिफरेंट स्पीसीज पे जाना है हमको। कैटेगरी एक्स ड्रग्स आर ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, कैटेगरी एक्स ड्रग्स आर ऑल एक्सेप्ट जनरली अल्प्राजोलम। देखो कैटेगरी जनरली, कैटेगरी ए ड्रग जो होता है जनरली नो रिस्क इन कंट्रोल्ड ह्यूमन एसटीडीज, बी में जनरली नो रिस्क इन अदर स्टडीज, कैटेगरी सी रिस्क नॉट रूल्ड आउट, कैटेगरी डी पॉजिटिव एविडेंस ऑफ रिस्क एंड कैटेगरी एक्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। सो यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है? कैटेगरी एक्स ड्रग, सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। स्टडीज इन एनिमल्स और ह्यूमंस हैव डेमोन्स्ट्रेटेड फीटल एबनॉर्मलिटीज and or there is positive evidence of human fetal risk based on the adverse reaction data from the investigational or marketing experience, and the risks involved in use of the drug in pregnant women clearly outweigh the potential benefit। मतलब कि अगर हम देंगे तो रिस्क ज़्यादा है, बेनिफिट कम है। Example atorvastatin, simvastatin, warfarin, methotrexate, finasteride and thalidomide must not be used in pregnancy or in women likely to become pregnant. We should not use these drugs। अगर वारफेरिन यूज कर रहे थे तो जनरली हम किस पे? हेपारिन पे जनरली उसको रख देंगे, ठीक है, क्योंकि वो सब टेराटोजेनिक ड्रग्स वगैरह हो जाता है। सो कैटेगरी एक्स ड्रग जनरली वही होता है जो प्रेगनेंसी में हम यूज नहीं करते। नंबर ऑफ पेशेंट्स इन फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, ऊपर ही बात किया था, 200 to 400 पेशेंट्स आर फर्स्ट इनरोल्ड इन दिस फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। सो जनरली पेशेंट्स मतलब पेशेंट सबसे पहले इनरोल्ड कब किया जाता है? फेज 2 पे। जनरली मैक्सिमम ड्रग फेलियर यहीं पे होता है। फेज 0 में माइक्रो डोजिंग स्टडी और नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स। सो नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स, नॉट द पेशेंट्स। पेशेंट्स कब आते हैं? फेज 2 में। फेज 1 में द फर्स्ट इन ह्यूमन एंड फेज 3 जनरली most important phase and launched in market after this phase, ठीक है। फार्माको एपिडेमियोलॉजी इन दिस फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, फार्माको एपिडेमियोलॉजी तो फेज 5 में करेंगे, हमने ऊपर ही किया था। जब द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रो ड्रग, सो जनरली प्रो ड्रग की बात करें तो अनएक्टिव ड्रग, जनरली प्रो ड्रग मतलब क्या होता है? अनएक्टिव ड्रग होता है जो अंदर जाके एक्टिव होता है। सो लिसिनोप्रिल इज नॉट अ प्रो ड्रग, ठीक है। प्रो ड्रग्स की जनरली लिस्ट की बात मैं करूँ तो लिस्ट ऑफ प्रो ड्रग्स आर जनरली मिनॉक्सिडिल, एस इनिबिटर्स, मर्कैप्टोप्यूरिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोपिडोग्रेल, है ना, पीपीआई, लिवोडोपा, इनालाप्रिल, अल्फा मिथाइल डोपा, डिपेविट्रिन एंड सल्फासालाजिन एंड सुलिडैक, जनरली दे आर जनरली द लिस्ट ऑफ प्रो ड्रग्स। ऑल एस इनिबिटर्स आर प्रो ड्रग एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ये करके याद कर सकते हैं। ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड एंड देन कन्वर्टेड टू द एक्टिव ड्रग बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड ए प्रोडक्ट, ठीक है। सो जनरली इनसाइड द बॉडी जाके वो क्या होगा? एक्टिव होगा, बाहर से देंगे तो वो एक्टिव नहीं रहेगा। सो दैट इज प्रो ड्रग। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ऑर्फेन ड्रग्स, देखो ऑर्फेन ड्रग्स क्या है? ऑर्फेन ड्रग और इसेंशियल ड्रग्स समझ लो। ऑर्फेन ड्रग्स क्या है? ड्रग्स फॉर रेयर डिजीजेज, ड्रग्स व्हिच इज यूज्ड फॉर रेयर डिजीजेज आर नथिंग बट ऑर्फेन ड्रग्स। जैसे कि प्रिवलेंस वैसे डिजीजेज के लिए यूज किए जाएंगे जिसकी प्रिवलेंस क्या होगा? लेस देन 1 पर 5 लाख पॉपुलेशन होगा। इसेंशियल ड्रग्स की अगर बात करें तो ड्रग्स फॉर हाईली प्रिवेलेंट डिजीजेज, जैसे कि
these drugs should be available all the time, है ना, all formulations and all doses, all formulations and all the times it should be available, cost efficient, this क्योंकि सारे लोगों के लिए है ना, सो जनरली यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस शुड बी cost effective and generally affordable होना चाहिए, ठीक है, never consumed with other drugs, these essential drugs are generally नेवर कंबाइंड विथ जनरली अदर ड्रग्स, इसको अदर ड्रग्स के साथ कंबाइन नहीं करते, बट ऑर्फन ड्रग्स क्या होता है, रेयर डिजीजेज के लिए होता है और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा आता है, ठीक है, सो जनरली true statement about orphan drug is drug used for rare disease, drug used for orphans नहीं, easily available drugs नहीं, ये तो essential drug हो जाएंगे, drug with excessive financial benefits नहीं, ये भी नहीं होता है इसमें। What happens to drug after expiry date? After expiry date drugs का क्या होता है? There will be decrease in efficacy. सब ऑप्टिमल थेराप्यूटिक इफेक्ट विल बी देयर, ये कोई जनरली ड्रग हैज लॉस्ट इट पोटेंशियल नहीं, ऐसा नहीं होता है। आफ्टर एक्सपायरी डेट, मैक्सिमम एक्सपायरी टू 3 years फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेट नहीं, ये भी नहीं होता। प्रोडक्ट चेंजेस टू टॉक्सिक नहीं, टॉक्सिक ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीपल थिंक दैट आफ्टर द एक्सपायरी डेट द ड्रग्स बिकम जनरली टॉक्सिक, बट दिस इज नॉट द राइट थिंग। द राइट थिंग इज कि जनरली देयर विल बी डिक्रीज इन एफिकेसी, ठीक है, देयर विल बी डिक्रीज इन एफिकेसी एंड देयर विल बी सब ऑप्टिमल थेराप्यूटिक इफेक्ट कैन बी सीन विथ the drugs which are used after generally the expiry date. So this is all about this topic है ना, ये फर्स्ट टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था and I have tried to make it as much as small I can. So if you find this video helpful, please share it with your friends also and do write a comment and like the video so that our video is shown to more people on the YouTube. This much for this video. Thank you.